डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इंटरफेरेंस बाय वेज शेप्ड फिल्म इल्यूमिनेटेड बाय अ प्लेन वेव। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। जो सेकेंड यूनिट है उसमें बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉर योर एग्जामिनेशंस। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट वाज योर थिन फिल्म, जिसमें आप इंटरफेरेंस पैटर्न स्टडी करते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट्स के लिए और ट्रांसमिटेड लाइट्स के लिए। हमने ये टॉपिक सेकेंड और थर्ड लेक्चर में कवर किया था। उसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज़ दिस वेज शेप्ड फिल्म। उसके बाद वी हैव न्यूटन्स रिंग मेथड, जिस वो भी दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट इट इज़ माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यूनिट में बेसिकली 4 आर्टिकल हैं जो आपको करके ही जाने हैं। तो शुरुआत करते हैं इंटरफेरेंस बाय वेज शेप्ड फिल्म। ये पूरा आर्टिकल इस डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने इस डायग्राम को समझ लिया आप इजीली इस आर्टिकल को कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इट इज़ दिस डायग्राम। समझते हैं कि क्या हो रहा है डायग्राम में। यू हैव दिस फिल्म दैट इज़ वेज शेप। जो आपने सेकेंड और थर्ड यूनिट में फिल्म स्टडी की थी वो पैरेलल फिल्म्स थी, कि मतलब उनकी शेप कुछ इस तरीके से थी। लेकिन जो ये इस आर्टिकल में आप थिन फिल्म स्टडी कर रहे हैं ये किसी एंगल पे हैं इसके सर्फेसिस, तो इसलिए दिस बिकम्स अ काइंड ऑफ वेज शेप। तो दैट्स वाई वी नेम्ड इट अ वेज शेप फिल्म। ओके, तो मान लो कि यू हैव दिस थिन फिल्म जिसका अपर सरफेस ये है और लोअर सरफेस इज दिस, और अपर और लोअर सरफेस की कोई एंगल अल्फा बना रही है। इस थिन फिल्म के ऊपर आपने इंसिडेंट लाइट फॉल कराई, वी नेम इट ए बी, किसी एंगल आई पे। ओके, तो ये जो इंसिडेंट लाइट है इट विल गेट रिफ्लेक्टेड एंड इट विल गेट रिफ्रैक्टेड। ओके, तो जो आपका पॉइंट बी है इस पे यही दे रखा है कि ए बी इज योर इंसिडेंट लाइट, इसका कुछ पार्ट बी आर रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट जो यहाँ पे बी सी से रिप्रेजेंट कर रखा है ये रिफ्लेक्ट हो गया इनसाइड द फिल्म। और जो आपका बी सी से रिप्रेजेंटेड पार्ट है इसमें फर्दर जब ये when it will come across the lower surface of the film, इसमें भी 2 चीज़ें होंगी, एक रिफ्लेक्शन होगा एक रिफ्रैक्शन होगा। ये वैसा ही मैकेनिज्म है जो आपने थिन फिल्म्स के लिए किया था, पैरेलल थिन फिल्म्स के लिए किया था। बिल्कुल सेम ही मैकेनिज्म है, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे इस एंगल का आ गया कि उसमें जो आपका द फिल्म का अपर और लोअर सरफेस था उसके बीच एंगल 0 था, मतलब वो पैरेलल थे। लेकिन इस केस में कुछ एंगल अल्फा है, बट मैकेनिज्म लाइट का सेम ही है। तो इस कारण से यहाँ पे हुआ देन दिस लाइट स्ट्राइक दिस सरफेस अगेन, तो यहाँ पे भी आपका क्या हुआ कि देयर विल बी सम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जो आपकी लाइट आउटसाइड द फिल्म्स आई, तो पहली लाइट इज़ दिस फर्स्ट रे, जो इसके बाद पूरी प्रोसेसिंग के बाद आई ये है, एंड दिस। तो आपका जो यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा ऑन दिस, तो यहाँ पे जो पैटर्न मिलेगा वो किसके कारण मिलेगा, बी आर और बी वन आर वन जो आपकी लाइट रेज हैं इनके इंटरफेरेंस के आपस में जो इंटरफेयर करेंगी इसके कारण से आपको पैटर्न मिलेगा। तो थिन फिल्म्स में, वेज शेप थिन फिल्म्स में आप रिफ्लेक्टेड लाइट सिस्टम के कारण इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। इफ़ दैट इज़ क्लियर टू यू, कि मतलब अगर आपको ये पता है कि इस वेज शेप फिल्म में आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा लाइट रेज बी आर एंड बी वन आर वन के कारण, तो हम इसका फर्दर जो एंगल्स हैं वो उनका एनालिसिस कर लेते हैं। तो फॉर दैट यू हैव दिस ओके, कि आपका जो लाइट वेव है वो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल आई पे था, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहती है कि ये एंगल भी आई होगा। ओके, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ तो किसी एक और एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हुआ होगा। अब फर्दर आपने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये इस पॉइंट का नॉर्मल है और ये इस पॉइंट का नॉर्मल है, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ अल्फा एंगल बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इस लाइन के परपेंडिकुलर है ये लाइन और इस लाइन के परपेंडिकुलर है ये लाइन। अगर 2 लाइंस के बीच एंगल अल्फा है तो उनके नॉर्मल्स के बीच भी एंगल अल्फा ही होगा। इस कारण से आपने कहा कि यहाँ पे एंगल अल्फा है, यहाँ पे एंगल अल्फा है, यहाँ पे आर है। तो अगर आप इस ट्राइंगल को देखें, इसमें इंटरनल एंगल दिस इज़ योर आर, दिस इज़ योर अल्फा, तो जो आपका एक्सटर्नल एंगल होता है दैट इज़ सम ऑफ 2 इंटरनल एंगल्स। इसके कारण से आपने कहा कि आपका एंगल ई सी, दिस एंगल आई एम सेइंग
योर दिस एंगल विल बी आर प्लस एल्फा। ओके, तो ये इंसिडेंट लाइट है, ये आर प्लस एंगल एल्फा पे इंसिडेंट हुई नॉर्मल के साथ, दिस इज मेकिंग सम एंगल आर प्लस एल्फा। तो रिफ्लेक्शन के कारण जो आपका यहाँ पे एंगल बनेगा दैट इज ऑल्सो आर प्लस एल्फा। क्यों? क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहती है कि दिस हैज़ टू बी इक्वल टू दिस, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस कारण से अगर ये आर प्लस एल्फा है तो ये एंगल भी आर प्लस एल्फा होगा, इसलिए आपने जो ये हाईलाइटेड एंगल्स हैं दोनों आर प्लस एल्फा ही लिखे हुए हैं। ओके, उसके बाद यू हैव दिस लाइन, दिस इज पैरेलल टू दिस, ये दोनों नॉर्मल्स हैं। तो अगर ये एंगल आर प्लस एल्फा है तो ये एंगल भी आर प्लस एल्फा होगा। ओके, एंड यू हैव दिस एंगल एंड दिस, इफ दिस एंगल इज आर प्लस एल्फा दिस एंगल विल ऑल्सो बी आर प्लस एल्फा, अल्टरनेट एंगल्स हैं ये। तो जिसके कारण से आपने इसमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स का डिस्कशन किया। अब दो एंगल और रह गए हैं जो आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं। फर्स्ट इज दिस आई, कि ये एंगल आई कैसे बन गया। देखिए ये एंगल इज आई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण ये एंगल भी आई ही होगा। अगर मैं इस लाइन को देखूँ, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस, वेरी मच क्लियर, एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो अगर दो लाइंस के बीच एंगल आई है तो उनके नॉर्मल्स के बीच भी एंगल आई ही होगा, इसके कारण से ये एंगल आपका आई बना। यहाँ हम बात करते हैं आर की, इसमें भी सेम ही है, सेम लॉजिक है कि दिस लाइन, माय अपोलॉजिज, इसमें आप क्या कह रहे हैं कि दिस लाइन इज़ नॉर्मल टू दिस लाइन, ये वाला लाइन इस सरफेस के नॉर्मल था ना, तो और दिस लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो अगर इन दो लाइंस के बीच एंगल आर है तो इनके नॉर्मल्स के बीच भी एंगल आर ही होगा, इस कारण से आपने कहा कि दिस एंगल इज़ आर। अब हमने इसके डिफरेंट डिफरेंट एंगल स्टडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे एक और बात रह गई कि इफ़ दिस एंगल इज़ आर प्लस एल्फा, दिस एंगल इज़ आर प्लस एल्फा, देन दिस ट्राइंगल इज़ आइसोसेलेस ट्राइंगल, और जिसके कारण से दिस साइड्स आर इक्वल एंड दिस, इफ़ दिस इज टी एट दिस पॉइंट तो ये भी टी ही होगा, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो इफ़ दिस डायग्राम इज क्लियर, तो आप क्या निकालते हैं जब भी आप इंटरफेरेंस स्टडी करते हैं? एक ही चीज़ आप निकालते हैं, दैट इज़ पाथ डिफरेंस। अब आपको इस डायग्राम में इन रेज के बीच कौन सी रेज, रिफ्लेक्टेड रेज जिनके बीच इंटरफेरेंस हो रहा है और जिस कारण से आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, इनके बीच क्या पाथ डिफरेंस होगा वो कैलकुलेट करना है। प्रोसीजर वैसा ही है जैसे आपने थिन पैरेलल फिल्म्स के लिए किया था। उसमें आपने क्या कहा था कि आपने B1 से दूसरे रे के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ किया और आपने कहा कि इस नॉर्मल के बाद इन रेज में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है, तो जो भी पाथ डिफरेंस B1 R1 और BR में आया वो इस नॉर्मल से पहले पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ होगा। अब वो कैसे हुआ होगा? अब यहाँ पे आप देखें कि जिस टाइम में आपका रे B से D में गया, हम बात कर रहे हैं पहले BR रे की, जिस टाइम में आपका रे B से D तक गया उस टाइम में जो आपका दिस रे है B1 R1, इसकी प्रोसेसिंग शुरू हुई। मतलब कि ये बनने के लिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ था और यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ था। तो जिस टाइम में आपका BR रे ने B से D का डिस्टेंस ट्रैवल किया, B से D का पार्ट ट्रैवल किया, उस टाइम में आपका इस रे ने B से C एंड C टू B1 का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो जो आपका पाथ डिफरेंस है इन दो रेज में, अब इसके बाद का हमने डिस्कशन क्यों नहीं किया? क्योंकि इस नॉर्मल के बाद कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है। जो भी पाथ डिफरेंस इन रेज में आया वो इस नॉर्मल से पहले ही आया। तो आपने इन रेज के मतलब द पाथ ट्रेवल्ड बाय दीज रेज बिफोर दिस B1D, आपने सिर्फ उसको ही देखा। तो B1D से पहले जो आपका रे BR था उसने BD डिस्टेंस ट्रैवल किया, और जो आपका B1 R1 था उसको बनने के लिए BC और CB1 का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। तो जो आपका पाथ डिफरेंस है वो क्या होगा? योर पाथ डिफरेंस दैट वुड बी सिंपली BC प्लस CB1
बट दिस इज़ इनसाइड द फिल्म, ये पाथ डिफरेंस आपकी रे ने फिल्म के अंदर ट्रेवल किया, दैट इज़ इनसाइड द थिन फिल्म, माइनस, क्योंकि आप पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं तो एक रे का पाथ माइनस दूसरे रे का पाथ आप ये निकाल रहे हैं। ओके, तो दूसरे रे का पाथ क्या है? इट्स बेसिकली बी डी, बट दैट इज इन एयर। तो आप क्या लिखेंगे? योर पाथ डिफरेंस दैट इज, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बी सी प्लस सी बी वन इन फिल्म माइनस बी डी इन एयर। लेकिन जो आपका पाथ डिफरेंस है इन फिल्म्स, दैट इज पाथ डिफरेंस पाथ ट्रेवल्ड इन एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट फिल्म। ओके, तो क्योंकि आपका जो डिस्टेंस है किसी भी मीडियम में, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रे और लाइट रे इनसाइड द एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ऐसा होता है। तो इस चीज़ का यूज़ करके आपने सिंपली यहाँ पे ये लिख दिया, और जो आपका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है। तो फ्रॉम हेयर यू कैन राइट सी बी प्लस बी सी प्लस सी बी वन म्यू माइनस पी डी। लेकिन अगर आप ज्योमेट्री से देखें तो आपका जो बी सी है, यू कैन डिवाइड बी सी इंटू दिस बी सी वन एंड सी बी। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? इसको जो दो पार्ट्स में कंपार्टमेंटलाइज क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि इसका आपको फर्दर आपको आगे पता लगेगा कि इसका ऐसे करने से बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? सिंप्लीफाइड हो रही हैं आपकी इक्वेशंस। तो आप इक्वेशन नंबर 1 पे आ गए, और उसके बाद बी डी एंड बी सी को आप कोरिलेट करना चाह रहे हैं। व्हाट वाज योर बी डी? दिस इज़ योर बी डी। जब आप इस आर्टिकल को सुने तो आप ये डायग्राम को ज़रूर सामने रखें, ठीक है? बिकॉज आई कैनॉट साइमल्टेनियसली शो यू बोथ डायग्राम्स एज वेल एज एक्सप्लेनेशन, तो आपको ये डायग्राम खुद ही साथ में रखना पड़ेगा। आप अब निकालना चाह रहे हैं बी डी एंड बी ई में कोरिलेशन। उसके लिए आपने ये ट्राइंगल लिया और ये ट्राइंगल लिया, इन दो ट्राइंगल्स को आप स्टडी करेंगे। तो इस ट्राइंगल में व्हाट यू हैव इज साइन आई। Sin I is perpendicular by hypotenuse. Perpendicular is your BD, hypotenuse is BB1. जो second triangle है उसमें if you consider this triangle, sin R is perpendicular by hypotenuse. Its perpendicular is B and hypotenuse is BB1. तो इस तरीके से आप sin I और sin R की फॉर्म में इन लेंथ्स को लिख देंगे। अब इसका क्या हुआ? इसका मतलब why we are doing it? क्योंकि हमको पता है कि sin I by sin R is nothing but mu। चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये रिलेशंस का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से आपने रिलेशन निकाला कि बी डी जो डिस्टेंस है वो म्यू बी ई के इक्वल है। ओके, तो आप इस चीज़ का यूज़ करें यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। यू कैन सिंपली से योर पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू म्यू ई सी प्लस सी बी वन। आप इसको एक बार करके देखें। दिस स्टेप्स आर वेरी सिंपल। तो उसके बाद ये सारे का सारा हमने डिस्कशन पहले ही कर लिया। जब मैंने आपको फिगर को एक्सप्लेन किया है तो सारी चीज़ वही है जो मैंने ऑलरेडी बोल दी है आपको। तो आप क्या करेंगे? ये जो पाथ डिफरेंस आपका आया है योर ई सी प्लस सी बी वन, बट आपका जो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना था उसमें सी बी वन दैट इज़ इक्वल टू सी ओ। क्यों? इफ़ यू सी फ्रॉम हेयर योर सी बी वन, दिस थिंग, ये और ये वाली लाइन इक्वल है। तो आपने अभी जो लिख रखा है दैट इज़ योर बी सी प्लस दिस लाइन आपने लिख रखा है, उसको आप डायरेक्ट लिखेंगे बी सी प्लस सी ओ। क्यों? क्योंकि दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन, इस कारण से, ताकि आपको सिंपली यहाँ पे एक लाइन स्ट्रेट मिल जाए। तो आपने इसको लिखा दिस इज इक्वल टू, सिंपली मैंने जो कहा था कि आपको वहाँ पे एक लाइन मिल जाएगी ई ओ। ओके, अब आप नाउ यू विल मेक यूज ऑफ दिस ट्राइंगल। ई ओ को आपको लिखना है आर प्लस एल्फा, दिस योर ई ओ। इसको लिखने के लिए आप क्या करेंगे? योर कोस एल्फा कोस आर प्लस एल्फा। अगर मैं इस ट्राइंगल को स्टडी करूं तो योर कोस आर प्लस एल्फा व्हाट? इट्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज। योर बेस इज बी ओ, हाइपोटेन्यूज क्या है? दिस इज टी, दिस इज इक्वल टू टी, तो ट्वाइस ऑफ टी। इस चीज़ का आप यूज़ करें, यहाँ पे लिखें, यू कैन सिंपली राइट दिस। तो बट योर बी वन ओ इज़ 2t। तो आपका जो पाथ डिफरेंस आया दैट इज़ 2 म्यू टी कोस आर प्लस एल्फा।
अगर आपको याद हो, जब हमने बात की थी आपकी पैरेलल फिल्म्स की, उसमें जो आपका पार्ट डिफरेंस था दैट वाज योर 2 म्यूटी कोस आर। जब आप बात कर रहे हैं वेज शेप फिल्म की, उसमें जो आपका पार्ट डिफरेंस है उसमें आर के साथ आर प्लस एल्फ़ा ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ यही डिफरेंस है। आपने क्योंकि वेज शेप लिया है तो इसके कारण से एक एंगल इंट्रोड्यूस हुआ और उस एंगल को आपको यहाँ पे पार्ट डिफरेंस में भी इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। उसके बाद सेम ही बातें हैं कि आपका रिफ्लेक्शन जो ऊपर वाले सरफेस से हुआ, अब फॉर थिन फिल्म यहाँ पे आपका मीडियम है फिल्म का और यहाँ पे एयर है, जो ये रिफ्लेक्शन हुआ दैट इज़ फ्रॉम ए डेंसर मीडियम, जिसके कारण से इस लाइट रे में एक एडिशनल पार्ट डिफरेंस λ/2 का इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो आपका जो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस है दैट वुड बी योर 2 म्यूटी कोस आर प्लस एल्फा माइनस λ/2। अब ये क्यों आया? ये क्यों आया? इसलिए क्योंकि आपका रिफ्लेक्शन हुआ है डेंसर मीडियम से। इस चीज़ को आप बहुत बार यूज़ कर चुके हैं बार बार। तो आपका जो पार्ट डिफरेंस है उसके बाद यू हैव टू फिगर आउट द कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, जो नेट पाथ डिफरेंस आपका n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। बट इस केस में आपका जो नेट पाथ डिफरेंस कहें या फिर इफेक्टिव पाथ डिफरेंस कहें दैट इज़ योर 2 म्यूटी कोस आर प्लस एल्फा माइनस λ/2। इसको n लैम्डा से इक्वेट करें, ये आपका कंडीशन आ जाएगा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस होना चाहिए 2n+1 λ/2 के इक्वल। इसको इसके इक्वेट करें, दिस विल बी अ रिलेशन। यहाँ पे आपने एक और चीज़ लिख रखी है कि दैट इज़ इक्वल टू n लैम्डा। ये आपने n+1 लैम्डा को n लैम्डा कैसे लिख दिया? क्योंकि n आपने एक इंटीजर डिफाइन कर रखा है। अगर n एक इंटीजर है तो n+1 भी एक इंटीजर ही होगा ना। तो उस आर्ग्यूमेंट का यूज़ करके आपने कहा बिकॉज योर n इज़ एन इंटीजर, n एक इंटीजर है, n+1 भी एक इंटीजर होगा, तो आप n+1 को n से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि बेसिकली आप एक जनरलाइज फॉर्म लिखना चाह रहे हैं, आप इसको एक इंटीजर की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो आप इसको सिंपली n लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो इस कारण से आपने यहाँ पे n+1 लैम्डा को n लैम्डा के इक्वल लिखा है। तो दिस इज़ इट, थैंक यू।